Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. During pregnancy बहुत सारी known and common conditions होती हैं that may be worrisome, but having correct information about them will lessen your worries. So आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक और condition के बारे में बात करेंगे that is polyhydramnios. We'll discuss everything about it. ये क्या होता है, क्यों होता है, what are the causes, symptoms, risks and others. But before we begin, if you want to watch more such videos related to parenting, baby care and lifestyle, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. So सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता क्या है. सो बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चे के आसपास का पानी या एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसे पॉलीहाइड्रोएमनियोस कहते हैं. एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर किया जाता है एज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और AFI थ्रू एन अल्ट्रासाउंड. इसके बारे में मैंने अपनी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस वाली वीडियो जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड करी थी एट स्ट्रेच डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ amniotic fluid and amniotic fluid index. So please click on the link above and go check out that video for more clarity about it. Apparently 10 to 14 centimeter of AFI value is considered normal. अगर ये value 14 से ऊपर हो जाती है then that condition is referred to as polyhydramnios. इसकी भी multiple stages होती हैं. So for instance अगर AFI value 14 से 19 centimeter के बीच में है then it is referred to as mild polyhydramnios. If this value is between 20 to 24 centimeter, then it is referred to as moderate polyhydramnios, and if this condition is way above 25 centimeter, then it is referred to as severe polyhydramnios. With changing time, this condition is occurring more often. So approximately 4 to 5% of pregnancies face this condition, and this graph is increasing with time. ज़्यादातर पॉलीहाइड्रोएमनियोस कंडीशन का कारण एक मिस्ट्री रहता है बिकॉज इसका कॉज अननोन ही होता है. माइल्ड पॉलीहाइड्रोएमनियोस इज प्रॉब्ली जस्ट कॉज बाय बिल्डअप ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ओवर द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो माइल्ड एंड सिवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस के कॉजेज़ को वी कैन डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसमें कि द फर्स्ट कैटेगरी इज मेटर्नल कॉजेज़ और मेटर्नल फैक्टर्स. मेटर्नल कॉजेज़ या मेटर्नल फैक्टर्स मतलब मदर से रिलेटेड इश्यूज जिनकी वजह से पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो सकता है. तो सबसे पहला कॉज है बिग प्लेसेंटा. बिग प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा का साइज़ बड़ा होना जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी ज़्यादा होता है. ये कंडीशन इज़ मोर कॉमन इन विमेन विद डायबिटीज़ और हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, जिनको पहले से डायबिटीज़ हो या फिर जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको वी रेफर एज जेस्टेशनल डायबिटीज़. नेक्स्ट इज ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी. मल्टीपल चाइल्ड प्रेगनेंसी की वजह से भी प्लेसेंटा का साइज़ बड़ा हो सकता है and which can further lead to polyhydramnios. Next, very important cause is twin to twin transfusion syndrome. This is a placenta related complication and this usually happens in identical twins, जिसमें कि placenta एक बेबी को ज़्यादा सपोर्ट करता है and hence उसका placenta का साइज़ बड़ा हो जाता है, amniotic fluid ज़्यादा हो जाता है and the baby suffers from polyhydramnios. and जो दूसरा बेबी होता है उसको placenta ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, amniotic fluid ज़्यादा नहीं मिलता, बेबी की ओवरऑल ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं हो पाती and the baby suffers from oligohydramnios. इसके बारे में भी मैंने अपनी oligohydramnios वाली वीडियो में एट स्ट्रेच बात करी थी. So don't forget to watch that video. And another cause is rhesus disease और different blood types और rhesus factor. rhesus factor एक blood का ही फैक्टर होता है या एक पार्ट होता है जो कि RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव में मेजर किया जाता है. सो बेसिकली अगर मदर का rhesus फैक्टर पॉजिटिव हो एंड बेबी का rhesus फैक्टर नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में भी पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो सकती है. So let's now talk about the second category of causes, that is baby related causes. मतलब baby से related issues जिनकी वजह से polyhydramnios हो सकता है. So the first one in this category is tracheoesophageal fistula. This is a birth defect or a congenital defect that impacts a baby's ability to swallow. जैसे कि मैंने अपनी oligohydramnios वाली वीडियो में बताया था कि बेबी while in the womb amniotic fluid को पीता है and through urine उसे pass out
करता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मेंटेन रहता है इनसाइड द प्लेसेंटा। तो इस कंडीशन की वजह से बेबी का जो विंड पाइप होता है और जो फूड पाइप होता है वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक फिस्चुला बन जाता है एंड बच्चा उस एमनियोटिक फ्लूइड को पी नहीं पाता है। The baby is not able to drink that amniotic fluid, जिसकी वजह से amniotic fluid का लेवल भी बढ़ जाता है inside the placenta. This condition is very rare, like 1 in thousands of polyhydramnios babies and is operable. So बच्चे के और बेबी के बर्थ के बाद इसको एक ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉजेज प्रॉब्लम विद बेबीज़ हार्ट रेट। अगर बेबी के हार्ट रेट के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस हों या प्रॉब्लम्स हों या फिर उसकी वजह से बेबी की हार्ट बीट इरेगुलर हो ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और मे बी सम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो सकता है। And another very important cause is baby develops an infection. So in some cases baby को कोई infection हो सकती है जिसकी वजह से further polyhydramnios की condition हो जाती है। And the third category is idiopathic. Idiopathic मतलब the root cause is unknown, मतलब कि मदर को कोई प्लेसेंटा रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, मदर को कोई डायबिटीज़ नहीं है, ओवरऑल उसकी हेल्थ ठीक है एंड शी हैज़ अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। ऑल्सो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट नहीं है, कोई भी बेबी रिलेटेड इशू नहीं है, बट स्टिल ड्यूरिंग द स्कैन्स पॉलीहाइड्रोएमनियोस डिटेक्ट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस को इडियोपैथिक कहा जाता है। This is very common, so please don't be scared. If your doctor tells you that everything is fine and there's nothing to be worried about, then please don't. Your doctor will guide you correctly how to proceed further with your pregnancy. Let's now discuss the signs and symptoms of polyhydramnios. Now ये condition develop होती है धीरे धीरे over the course of time. So इसके कोई major symptoms feel नहीं होते हैं mother को, especially in the cases of mild polyhydramnios. Women experiencing moderate to severe form of this condition may experience symptoms like discomfort. Polyhydramnios की वजह से प्लेसेंटा का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से मदर का पेट भी बहुत स्ट्रेच हो जाता है एंड मदर को स्टमक में कोई सेंसेशन या टाइटनेस फील हो सकती है एंड फर्दर डिस्कम्फर्ट हो सकता है एंड इसकी वजह से मदर को उठने में, बैठने में, सोने में, हर चीज़ में दिक्कत हो सकती है। Another symptom is indigestion and constipation. Polyhydramnios की वजह से मदर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं like heartburn, acidity, acid reflux, indigestion and constipation. So special care or special attention is given to mother's diet. Another symptom is decreased urine production. मदर को lesser urine pass out होता है which is actually not an ideal condition during pregnancy. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। पॉलीहाइड्रोएमनियोस की वजह से द मदर मे फेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इनएबिलिटी टू ब्रीथ, कॉज अगेन पेट का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है एंड प्लेसेंटा बहुत ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी बहुत परेशानी होती है। नेक्स्ट इज स्वेलिंग। पॉलीहाइड्रोएमनियोस की वजह से मदर को लेग्स में, थाइज में, एंकल्स में, फीट में स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से मदर को वहाँ पेन भी हो सकती है एंड वो बहुत जल्दी थक भी जाती है। Another very important symptom is fetal malposition. एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से बेबी उसमें हर टाइम फ्लोट या स्विम ही करता रहता है एंड बेबी का हेड एंगेज नहीं हो पाता है या फिक्स नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। And the next is breech presentation. Again because amniotic fluid का लेवल बहुत ज़्यादा होता है एंड बेबी का हेड एंगेज नहीं हो पाता, उसकी वजह से बेबी ब्रीच हो सकता है, मतलब बेबी का हेड ऊपर और पैर नीचे हो, जिसकी वजह से सी सेक्शन डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि माइल्ड एंड मॉडरेट पॉलीहाइड्रोएमनियोस में घबराने वाली कोई बात नहीं होती है एंड इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाउएवर सिवियर पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन में कुछ रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दैट आर द फर्स्ट वन इज़ प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। मदर के यूट्रस का साइज़ बहुत बड़ा हो जाने की वजह से ड्यू टू टेंशन या ड्यू टू प्रेशर जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स होती हैं वो रप्चर हो सकती हैं even before the due date and the mother's water may break early.
Second one is placental abruption. This happens when the placenta peels away from the inner walls of the uterus before delivery. थर्ड वन इज़ प्री मच्योर बर्थ. इन दोनों कंडीशंस की वजह से बेबी की अर्ली डिलीवरी करनी पड़ सकती है एंड हेंस द बेबी मे बी डिलीवर्ड प्री मच्योर. नेक्स्ट वन इज अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स. मदर का पेट एक वाटर बलून की तरह हो जाता है एंड एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से ड्यू टू टेंशन या ड्यू टू स्ट्रेस सडन वाटर ब्रेक हो सकता है एंड अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ सकती है. तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स को इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ती है. अगला रिस्क इज सी सेक्शन डिलीवरी. नाउ देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस जिनकी वजह से सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ सकती है, लाइक ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ द बेबी या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स या बेबी का हेड फिक्स ना होना एंड अदर्स. Another very frightening risk is stillbirth. बहुत ही सिवियर केसेस में अगर राइट ट्रीटमेंट ना दिया जाए या टाइमली इमरजेंसी डिलीवरी ना की जाए देन द बेबी में इवन डाई. एंड द लास्ट वन इज हैवी ब्लीडिंग. बिकॉज मदर के पेट का साइज़ इतना बड़ा होता है तो पोस्ट डिलीवरी वो बहुत जल्दी या टाइमली रिकॉइल नहीं कर पाता है एंड वो अपनी पुराने वाली पोजीशन में या साइज़ में नहीं आ पाता है बिकॉज जो मसल टोन होती है वो वीक हो जाती है एंड हेंस मदर को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है दैट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड एंड ट्रीटेड. You should always contact and talk to your doctor if you experience anything unusual with your pregnancy. Your doctor is the right person to guide you throughout. He or she has enough experience to determine the right course of treatment. If your doctor suspects that you have polyhydramnios based on your symptoms or maybe the appearance of your regular ultrasound, then he or she may even ask in for a more detailed ultrasound to estimate how much amniotic fluid is there inside your uterus for further diagnosis. If you are above the threshold, then your doctor may also perform tests for GTT or gestational diabetes. He or she may also ask in for a Doppler test, that is a more intense or a stronger ultrasound that can see the baby's circulatory system and check for any birth defect. And the last one is non-stress test to monitor the baby's heart rate. The goal of the treatment is to keep you pregnant for as long as it is safe. Treatment will depend upon your symptoms, your condition and your general health. It will also depend upon the severity of your condition. Your treatment may include symptomatic treatment, मतलब कि रूट कॉज को ट्रीट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मदर को डायबिटीज़ है देन उसको ट्रीट किया जाए. अनदर इज़ रेगुलर चेकअप्स एंड स्कैन्स. योर डॉक्टर में आस्क इन फॉर मोर चेकअप्स एंड मोर स्कैन्स एंड यू मे हैव टू विजिट योर डॉक्टर मोर ऑफन, जिससे कि बेबी की प्रॉपर ग्रोथ को मॉनिटर किया जाए एंड ऑब्जर्व किया जाए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस इज टू रेस्ट. तो मदर्स को एडवाइस किया जाता है टू रेस्ट एज मच एज शी कैन. रेस्ट करने से मदर के स्टमक पे जो प्रेशर या जो टेंशन क्रिएट होती है वो कम होगी एंड यू मे बी एबल टू स्ट्रेच योर प्रेगनेंसी फॉर अ फ्यू वीक्स. Next is having a birth plan. So you need to talk to your doctor or midwife and set up a birth plan. अगर by chance water जल्दी break हो जाए या emergency delivery करनी पड़ जाए then you should be aware कि आपको क्या कब करना है. एंड लास्टली अगर कोई बेबी रिलेटेड डेवलपमेंटल डिफेक्ट है जैसे ट्रेकियो ईसोफेगल फिस्टुला तो उसे पोस्ट बर्थ ऑपरेशन के थ्रू फिक्स किया जा सकता है. Okay friends, so this was all about polyhydramnios. I believe I've pretty much covered everything related to it. At the end, I'll again emphasize on the importance of talking and consulting to a doctor in case you have any doubts or concerns related to your pregnancy. You may also find it very helpful to talking to other mothers who have experienced polyhydramnios and understand what all helped them. I hope this information helps you. If you find this video interesting and informative, then please give it a big thumbs up and don't forget to share it with your friends and family, especially with expecting moms. We never know whom this information may help. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.